नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल सीक्रेट लर्निंग पे। शिक्षक दिवस की भी बधाई आप सभी को। अब आज हम जो विज्ञान में पढ़ेंगे तत्व, यौगिक तथा मिश्रण। तत्व देखें किसे कहते हैं। तत्व या एलिमेंट जो होता है वो शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना कोई पदार्थ होता है जो तत्व कहलाता है। यानी तत्व में, किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण पाए जाएंगे, किन्हीं एक ही प्रकार के शुद्ध कणों से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ होता है उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है, लोहा है, कॉपर है, ये सभी ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें रासायनिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। जो अवयवी कण बनते हैं इसके, इन्हें रासायनिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। अभी तक 115 तत्व ज्ञात हैं। कितने तत्व? 115 तत्व। 115 तत्व धरती के ऊपर अभी तक ज्ञात हैं। इनमें से 92 तत्व जो है वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन्हें 92 तत्व जो है वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और इसके बाद के तत्व जो होते हैं, जिन्हें परायूरेनिक तत्व कहते हैं, वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। 92 तत्वों में से 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर गैस है। कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं 11 तत्व। ये इन्हें तत्व कहते हैं। अब यौगिक तत्वों को देखो। तत्वों को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं: धातु, अधातु तथा उपधातु। धातु, अधातु तथा उपधातु। जो धातुएं होती है, धातुएं या एलिमेंट्स जो होते हैं, ये चमकदार होती है। धातुओं के जो गुण होते हैं, धातुएं, सभी धातुएं चमकदार होगी, कठोर होगी, आघातवर्धिनी होगी, धातुएं होती है वो क्या है? चमकदार होती है। चमकदार का अर्थ होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देती है। जितना उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है उस प्रकाश को परावर्तित कर देगी। तो उनकी सतह अगर प्रकाश को परावर्तित कर देगी तो वो चमकदार दिखाई देगी। तो धातुएं चमकदार होती है। दूसरी, वो आघातवर्धिनी होती है। आघातवर्धिनी का अर्थ होता है चोट सहन करने वाली। उन्हें अगर पीटा जाए या उनके ऊपर कोई वस्तु पटकी जाए तो वो क्या है? टूटती नहीं है। तो इसे बोलते हैं आघातवर्धिनी। यानी वो आघात को, चोट को सहन कर सकती है धातुएं। तीसरा, वो विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक। विद्युत की सुचालक धातुएं कौन सी होगी? वे धातुएं विद्युत की सुचालक होगी जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिस धातु में पाया जाता है वो विद्युत की क्या होगी? सुचालक होगी। वो धातु विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी। और जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता वो विद्युत की कुचालक होगी। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। यह ऊष्मा की भी सुचालक होती है। ऊष्मा की सुचालक होती है। ऊष्मा यानी हीट्स, गर्मी। यदि धातुओं को धूप में रख दिया जाए या उन्हें गर्म किया जाए तो वो गर्म हो जाती है। तो गर्मी इसलिए हो जाती है, वो अपने में से ऊष्मा पास कर देती है, ऊष्मा को जाने देती है। इसी कारण वो क्या है? ऊष्मा की सुचालक होती है। वो विद्युत की सुचालक होती है।
जो विद्युत की सुचालक सर्वोत्तम सुचालक जो विद्युत की सुचालक धातु है वो है चांदी। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक धातुओं में से गिनी जाती है। इसके बाद ये कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है, दबाने पर दबती नहीं है, मतलब इनमें संपीड़ितता जो होती है वो बहुत नगण्य होती है, बहुत कम होती है। ये कठोर होती है, दबाने पर दबती नहीं इन। लेकिन एक धातु ऐसी है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है वो? पारा। पारा Hg, मरकरी या पारा जो है ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो कठोर होती है, धातुएं तन्य होती है। तन्य का अर्थ होता है इनके खींच के तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं के खींच के क्या है? तार बनाए जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं। तो इस कारण धातुएं क्या हो जाती है? तन्य होती है। इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुओं में मुख्यतः यह गुण होते हैं। धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, आघातवर्धिनी होती है, तन्य होती है, और ऊष्मा की जो विद्युत की जो सर्वोत्तम सुचालक धातु है वो चांदी है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिन्हें हम उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। उत्कृष्ट धातुएं, उत्कृष्ट धातुएं, उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं? ऐसी धातुएं जिनका क्षरण कम से कम हो और जिनकी चालकता सर्वोत्तम हो, वो क्या कहलाती है? उत्कृष्ट धातुएं। क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी है जो अन्य किसी पदार्थ से क्रिया नहीं करती, बहुत कम क्रिया करती है या क्रिया नहीं करती। इसी कारण क्या है? वो उत्कृष्ट धातुएं होती है, उनकी सतह ज़्यादा मलिन नहीं होती। जैसे सोना, सोना जिसका सूत्र Au है, वास्तव में इसको ग्रीक भाषा में आरेट बोलते हैं। तो आरेट का सूत्र है Au। या चांदी, अर्जेंटम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये धातुएं जो है ये उत्कृष्ट धातुएं हैं। ये उत्कृष्ट धातुएं इसलिए है क्योंकि ये क्या है? किसी अन्य धातु से, किसी अन्य पदार्थ से, वायु से, जल से आदि से क्रिया करके अपनी सतह को मलिन नहीं करती। इसी कारण क्या है? ये उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। हमारे ईश्वर जो भगवान जो हैं उनकी मूर्तियां अधिकतर क्या है? सोने तथा चांदी की बनाई जाती है। तो उसका कारण ये होता है, वो क्षरण नहीं होता उनका जल्दी से, उनकी सतह ज़्यादा मलिन नहीं होती है, और इसी कारण क्या है? मूर्तियां जो है वो सोने तथा चांदी की बनाई जाती है। तो ये उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। अब अधातुएं, अधातुएं जो होती है उनकी सतह तो कठोर होती है लेकिन वो भंगुर होती है। भंगुर का अर्थ होता है यदि उन्हें चोट लगाई जाए तो वो टूट जाएंगे। जैसे लोहा आघातवर्धिनी होता है, इसमें लोहे में अगर चोट लगाई जाए, धातुओं में अगर चोट लगाई जाए तो वो क्या? चोट सहन कर लेगी। लेकिन अधातुएं जो है वो चोट सहन नहीं कर पाती, भंगुर होती है। दूसरी अधातुएं क्या? विद्युत की कुचालक होगी। विद्युत की कुचालक होगी, यानी इनमें से होकर, अधातुओं में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसी कारण ये विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ये ऊष्मा की कुचालक होती है। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा को अपने में से ये प्रवाहित नहीं होने देती। जैसे लकड़ी, रबर, पत्थर। लकड़ी है, रबर है, पत्थर है, ये सभी क्या है? ऊष्मा के कुचालक। ये सभी क्या है? अधातुएं हैं। यही कारण है कि किसी भी, जैसे चाय
को बनाने के लिए तपेली होती है। उस तपेली का जो हत्था होता है वो या तो रबड़ का बनाया जाता है या लकड़ी का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो तपेली होती है वो धातु की बनाई जाती है, वो ऊष्मा की सुचालक होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन हम उसे आसानी से पकड़ पाएँ इसी कारण क्या है, तपेली को हम आसानी से पकड़ पाएँ इसी कारण इसको क्या है, अधातु की बनाया जाता है। ये अधातु की बनेगी तो ये ऊष्मा को ये तो गर्म हो जाएगी, लेकिन ये हत्था इसका गर्म नहीं होगा, फसलों में इसे हम आसानी से पकड़ पाएंगे और इसे चूल्हे से या स्टोव से उतार सकते हैं। तो इसी कारण ये जो हत्था जो है ये अधातुओं को बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा की कुचालक होती है, क्योंकि ये विद्युत की कुचालक होती है। एक प्रश्न आता है कि यदि लोहे की कुर्सी तथा लकड़ी की कुर्सी को मैदान में रख दिया जाए और निश्चित समय के बाद जैसे 2 घंटे बाद अगर हम देखें कि कौन जल्दी गर्म हो जाती है, तो दोनों ठोस है। लोहा है वो भी ठोस है, लकड़ी है वो भी ठोस है, लेकिन लोहे की जो कुर्सी है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, जबकि लकड़ी की कुर्सी क्या है वो देर से गर्म होगी या इतनी गर्म नहीं होगी जितनी लोहे की कुर्सी गर्म हो जाएगी। इसका कारण ये है कि लोहा ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक होने के कारण वो क्या है, जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक है और यही कारण है कि वो शीघ्रता से गर्म नहीं होगी। एकमात्र अधातु जो है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र धातु है वो है पारा या HG मरकरी या अम्लगम, जो धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। और उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण होते हैं, उसे उपधातुएं कहते हैं हम। इस तरह तत्व हो गए। तत्व जैसे मैंने बताया तुम्हें, तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के शुद्ध कणों से मिलकर बना होता है। इन्हें रासायनिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। दूसरा है यौगिक। यौगिक देखना, यौगिक या कंपाउंड 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में क्रिया करने के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है, H2। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया करने के फलस्वरूप क्या है, जल का निर्माण हो जाएगा, H2O का निर्माण होगा। अब जो जल का जो है, जल का रासायनिक संगठन है 2:18, सॉरी 2:16 या 1:8 या 1:8। यह एक निश्चित अनुपात है। इस निश्चित अनुपात के फलस्वरूप क्या है, जल का निर्माण होता है। यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, इसके फलस्वरूप क्या है, यौगिक या जल का निर्माण होता है। यौगिक के जो गुण होते हैं अपने अवयवी तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अवयवी तत्वों से। जैसे हाइड्रोजन जो होता है वो क्या है, उत्कृष्ट ईंधन है। ऑक्सीजन क्या है, किसी चीज को जलाने में सहायक होता है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु जलती नहीं है, तो ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है। हाइड्रोजन एक उत्तम ईंधन है, लेकिन यदि ये दोनों मिल जाए तो फिर H2O द्रव बनता है जो आग को बुझाने में सहायक होता है। यानी इन दोनों के विपरीत गुण होते हैं इसमें, ठीक है। तो यौगिक वो होता है जो अपने अवयवी तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। यानी इसके अवयवी तत्वों के गुण जो होंगे, यौगिक के गुण उससे भिन्न होंगे। यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा क्या है, पृथक किया जा सकता है। रासायनिक क्रिया द्वारा इनको क्या है, अलग अलग किया जा सकता है। तो ये यौगिक। अब है तीसरा है मिश्रण। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात में मिलकर बना हुआ पदार्थ है, उसे मिश्रण कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात नहीं हो, अनिश्चित अनुपात हो। जैसे जल प्लस शक्कर प्लस नींबू का रस, बराबर शरबत।
जल, शक्कर तथा नींबू का रस मिलके शरबत का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें क्या है, कोई लिमिट नहीं है जल, शक्कर तथा नींबू के रस मिलाने की। तो अनिश्चित अनुपात में मिलेंगे, आपस में अनिश्चित अनुपात में मिलने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम मिश्रण कहेंगे। मिश्रण के जो गुण होंगे अपने अवयवी यौगिकों के गुणों से क्या होंगे, समान होंगे। जैसे जितनी ज़्यादा हम शक्कर मीठी होती है, अब जितनी ज़्यादा हम शक्कर डालेंगे उतना ही शरबत मीठा लगेगा, यानी गुण जो है वो चेंज नहीं होंगे मिश्रण में। मिश्रण को भौतिक विधि से तथा रासायनिक विधि से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि से पृथक किया जा सकता है, रासायनिक विधि से भी उसे पृथक किया जा सकता है। तो ये हो गया। अब देखें जरा, यौगिक तथा मिश्रण में क्या अंतर है। यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलकर बनता है। यौगिक के गुण क्या होंगे, अपने अवयवी यौगिकों से क्या होंगे, भिन्न होंगे। मिश्रण के गुण अपने अवयवी यौगिकों के समान होंगे। यौगिक को भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, इसे रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक तथा रासायनिक दोनों विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे यदि हम गेहूं, कंकर तथा सोयाबीन को मिला दें तो यह भी एक मिश्रण बन जाएगा। अनुपात निश्चित नहीं है तो यह भी एक मिश्रण बन जाएगा। अब इनको मिलाने के बाद जो है इनको हम पृथक भी कर सकते हैं, बीन के पृथक कर सकते हैं। तो भौतिक विधि द्वारा इनको क्या है, पृथक किया जा सकता है, लेकिन यौगिक में उनको भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं विलयन। विलयन किसे कहते हैं अपन? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण। इसमें एक पदार्थ विलायक होता है, दूसरा पदार्थ विलेय होता है। तो विलायक प्लस विलेय इक्वल टू विलयन। विलायक प्लस विलेय इक्वल टू विलयन। विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक बोलते हैं हम, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय बोला जाता है, और दोनों मिल जाते हैं तो वो विलयन कहलाता है। विलायक तथा विलेय की सांद्रता के आधार पर विलयन निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर, कमरे के ताप समझते हैं हम, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो कमरे का ताप होता है। तो कमरे के ताप पर, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हम, तो कमरे के ताप पर यदि किसी विलयन में, किसी विलायक में विलेय घोला जाए और नहीं घुलता हो, यानी विलायक में विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती हो कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर यदि किसी विलायक में विलेय की और मात्रा, जैसे पानी में शक्कर घोल रहे हैं हम, तो शक्कर की और मात्रा नहीं घोल सकते हैं हम एक निश्चित पानी की मात्रा में। जैसे 1 गिलास पानी है और 1 गिलास पानी में हम शक्कर की मात्रा घोल रहे हैं, तो एक निश्चित मात्रा है जो उसमें घुल चुकी है, उससे अधिक मात्रा अगर नहीं घुलती है तो फिर वो विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर जिसमें विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती, उसे बोलते हैं हम क्या? संतृप्त विलयन। यदि किसी विलयन में, जैसे मैं विलयन बना रहा हूँ, मैंने 1 गिलास पानी ले लिया और एक छोटा चाय के चम्मच से शक्कर डाल दी उसमें, अब उसे घोल दिया तो वो घुल जाएगा। तो यदि किसी विलयन में सामान्य ताप पर विलेय की मात्रा घुलती हो तो उसे बोलेंगे हम असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें सामान्य ताप पर विलेय की और मात्रा घोली जा सकती हो, वो कहलाता है असंतृप्त विलयन। यदि संतृप्त विलयन का ताप बढ़ा दिया जाए
तो फिर क्या होगा, इसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सकती है। संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें सामान्य ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती, लेकिन यदि उसे गर्म किया जाए तो फिर अब उसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी एक अवस्था ऐसी आएगी जब ताप बढ़ाने के बाद भी विलेय की और मात्रा हम नहीं घोल पाएंगे। तो ऐसा विलयन जिसमें ताप बढ़ाने के बाद भी विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन, तो सांद्रता के आधार पर विलयन को हमने 3 भागों में विभाजित किया। एक तो संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिससे कमरे के ताप पर जिसके विलायक में विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती हो। दूसरा है असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर विलेय की और मात्रा घोली जा सकती हो, वो असंतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें ताप बढ़ाने के बाद भी विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती हो। तो ये हमारा आज का लेक्चर था विलयन का तथा तत्व यौगिक तथा मिश्रण का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हमारे NNMS में आने की पूरी संभावना है। तो आप पूरा ध्यान रखें, ध्यान से इसको पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।